गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, कार्य, दोष, वर्गीकरण एवं विकास। मुद्रा के बारे में आप तो काफ़ी कुछ जानते होंगे। मुद्रा आर्थिक सिद्धांत यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में ही मुद्रा का महत्व माना गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत प्रणाली का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संचालित होता है। जैसा कि ये उपरोक्त डायग्राम से अपने को पता चलता है कि मुद्रा किस प्रकार से कीमत प्रणाली का कार्य करती है। उत्पादक अथवा फर्में उत्पादन के लिए वस्तु साधनों की सेवाएं ग्रहण करती हैं। साधन जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, साहस ये सभी अपनी सेवाएं देते हैं फर्मों को। इसके एवज में ये साधन फर्मों से इसके एवज में प्रतिफल प्राप्त करते हैं और प्रतिफल लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ मुद्रा के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से ये जो उत्पादन के जो साधन हैं या घरेलू क्षेत्र हैं, ये वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने के लिए फर्म के पास जाते हैं और फर्म से इसके बदले में इसके बदले में वस्तु और सेवाओं के उपभोग के बदले में आप इनको मनी खर्च करते हैं, आप व्यय करते हैं, उपभोग व्यय करते हैं। इस प्रकार वो भी मुद्रा के रूप में होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा उसी प्रकार से चारों तरफ चक्कर काटती है जिस प्रकार से शरीर में रक्त। हम कह सकते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में रक्तवाहिनी धारा के रूप में होती है। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, इन सब का अध्ययन मौद्रिक नीति के माध्यम से और इन समस्याओं का इनसे संबंधित समस्याओं का सॉल्यूशन भी मुद्रा एवं मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले हम मुद्रा का परिचय देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनिटा से लिया गया है। मनी शब्द रोम की देवी जूनो मोनिटा के नाम पर आधारित है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी हैं और सभी परिभाषाएं अपने आप में सहज व सर्वमान्य परिभाषाएं हैं। इनमें अगर हम देखें तो प्रोफेसर F.A. वॉकर की परिभाषा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात इन्होंने मुद्रा के कार्य को ही मुद्रा की परिभाषा के रूप में मान लिया है। इसी प्रकार से J.R. हिट्स के अनुसार मुद्रा की परिभाषा इसके कार्यों के माध्यम मुद्रा होती है। इस प्रकार इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में मुद्रा के कार्यों पर बल दिया है और उसे परिभाषा के रूप में बताया गया है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हार्टले व दर्स के अनुसार मुद्रा वह पदार्थ है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। D.H. रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान में अथवा कई प्रकार के अन्य व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। यानी आप इसमें दायित्वों को चुकाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती हैं। यानी यहाँ पर मुद्रा की सामान्य सर्वग्राहिता पर बल दिया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति मुद्रा लेने से मना नहीं करता है। तो मुद्रा की परिभाषा में इसकी सामान्य सर्वग्राहिता पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। क्राउथर के अनुसार अधिकांश उद्देश्यों की दृष्टि से मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकृत होती है और साथ में यह मूल्य के मापक व मूल्य के संग्रह का भी काम करती है। उपरोक्त परिभाषाओं में दो बातों पर बल दिया गया है। पहला मुद्रा के विनिमय माध्यम के ऊपर तथा दूसरा सामान्य स्वीकृति पर। इसी प्रकार से रिचर्ड लिप्से व क्रिस्टल के अनुसार मुद्रा को किसी भी सामान्यतः स्वीकृत विनिमय के माध्यम से कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो मुद्रा को किसी भी सामान्यतः स्वीकृत विनिमय के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है। विनिमय का माध्यम कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। यद्यपि विनिमय का माध्यम प्राय मुद्रा का पारिभाषिक कार्य माना जाता है, लेकिन मुद्रा अन्य कार्य भी कर सकती है। उपरोक्त परिभाषा को अगर संक्षिप्त रूप में हम समझें तो इसमें मुद्रा के विनिमय माध्यम पर
इसकी विस्तृत स्वीकार्यता पर, विनिमय के अलावा अन्य कार्य जैसे कि मूल्य संग्रह एवं लेखी की इकाई पर बल दिया गया है। नेप व हार्ट्रेट की परिभाषा काफ़ी कुछ अलग है और उनकी परिभाषा में मुद्रा के लिए मुद्रा के वैधानिक स्वरूप पर बल दिया गया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि कोई भी वस्तु राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित होने पर मुद्रा होती है, यानी राज्य की स्वीकृति काफ़ी जरूरी इन्होंने बोली है। इसी प्रकार से मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार लोग अपनी जेबों में जो डॉलर रखे हुए हैं और बैंकों में मांग जमाव व अवधि जमाओं के रूप में जो जमाए रखे हुए हैं वे सब मुद्रा में शामिल हैं। अगर हम ये देखें तो काफ़ी व्यापक परिभाषा हो जाती है, काफ़ी लचीला दृष्टिकोण इन्होंने अपना लिया है, जिसमें कैश के रूप में भी इन्होंने मुद्रा को काउंट किया है। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों को इन्होंने जो बैंकों में जमा की जाती है इनको भी इन्होंने मुद्रा के रूप में शामिल किया है। अब आगे हम देखते हैं उपरोक्त परिभाषा देखते हैं कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये परिभाषाओं के ऊपर मेरा मुख्य फोकस इसलिए रहा है क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा का अर्थ बताइए व परिभाषाएं बताइए। ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम इतने जो इकोनॉमिस्ट जो इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, अगर आप इनका उपयोग करते हैं अपने उत्तर लेखन में तो आपको काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी अपने अंकों में वृद्धि कर पाने में। आगे चलते हैं, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुद्रा की आवश्यकताओं के लिए बहुत सारे कारण रहे हैं, इनमें हम एक एक कारणों को लेते हैं। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, चूँकि हर समय ये तो संभव नहीं है कि ए व्यक्ति को जो चाहिए वो बी व्यक्ति के पास मिल जाएगा और बी को जो चाहिए वो सी के पास मिल जाएगा, ठीक। तो ये आवश्यकताओं का संयोग हर समय मिलना जरूरी नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जहाँ पर आपस में वस्तुओं का एक्सचेंज होता था वहाँ पर ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई और फिर एक विकल्प के रूप में मुद्रा को स्वीकार किया गया। दूसरा, मूल्य के मापक का अभाव। चूँकि वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मुख्य खामी ये रही है कि हम इसमें एक वस्तु की कीमत को दूसरी वस्तु की कीमत के रूप में काउंट करते थे, लेकिन जैसे जैसे वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सभी वस्तुओं की कीमतों को काउंट कर सके दूसरी वस्तु की कीमत के रूप में। अर्थात जैसे कि दूध लेना है और आप बी व्यक्ति से अगर अन्न लेना है तो कितनी मात्रा में अनाज लिया जाएगा और कितनी मात्रा में दूध का दिया जाएगा, ये आपस में अगर फिक्स है, माना कि ये फिक्स है, लेकिन हर समय अब अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को अनाज नहीं चावल चाहिए तो उसके लिए फिर वो अलग का ना मूल्य मापना संभव नहीं हो पाएगा। माने ये समस्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम वस्तुओं की मात्रा में बढ़ोतरी करते जाते हैं। इसके अलावा वस्तुओं की अविभाज्यता एवं विभाजनशीलता की कमी, हम किस तरीके से गेहूँ और अगर मान लो गाय, इनका आदान प्रदान करना है तो हम गेहूँ की कितनी मात्रा और गाय की कितनी मात्रा, क्या हम गाय की को अलग अलग विभाजित कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये सभी दोष मुद्रा के आविष्कार का कारण बने। इस चौथा पॉइंट, भविष्य के लिए मूल्य संग्रह की नैया, क्योंकि जितनी भी हमारे पास में वस्तुएं है वो क्षणिक होती हैं, जल्दी नाशवान होती हैं, जल्दी ख़त्म हो सकती हैं और ख़राब हो सकती है। ऐसी स्थिति में भविष्य में मूल्य संग्रह के लिए मुद्रा ही एक ऐसा माध्यम रहा है ताकि हम भविष्य में मूल्य का संग्रह कर सकें। तो इस प्रकार मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। आगे हम देखते हैं मुद्रा के कार्य। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्य को निम्नानुसार विभाजित किया है। उन्होंने प्राथमिक, द्वितीयक, सहायक या गौण कार्य और आकस्मिक कार्य, इन 3 कैटेगरी में कार्यों को विभाजित किया है और इन कैटेगरी सब कैटेगरी के रूप में इन्होंने आगे ये डिवीजन किया है, जो कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। प्राथमिक कार्यों में उन्होंने लिया है, पहला विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक। चूँकि विनिमय के माध्यम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुद्रा सबसे सरल माध्यम रहा है विनिमय का। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप मुद्रा के रूप में आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की यही एक मुख्य समस्या थी कि विनिमय होना आसान नहीं था, सरल नहीं था। इस वजह से ही मुद्रा का आविष्कार हो पाया। सेकंड पॉइंट, मूल्य का मापक। मुद्रा के द्वारा हम काफ़ी वस्तुओं का मूल्य माप कर पाते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे विनिमय को आसान बना देती है। द्वितीय कार्यों में है मूल्य संग्रह। मुद्रा के माध्यम से हम मूल्यों का संग्रह भी कर सकते हैं भविष्य के लिए। चौथा, विलंबित भुगतानों का आधार।
हम अपने पेमेंट्स को आगे भी चुका सकते हैं, आगे के लिए खींच सकते हैं। ये सब कुछ संभव हो पाया है मुद्रा से ही। आगे मूल्य का हस्तांतरण, क्योंकि मुद्रा के द्वारा हम अपनी क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके मुद्रा के जो कार्य हैं, ये मुद्रा ने ही सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा आकस्मिक कार्य में साख का आधार, व्यापारिक बैंक जितना भी आज के समय में साख सृजन कर पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, राष्ट्रीय आय में अगर हम देखें तो जो भी लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ उत्पादन के साधनों को प्राप्त हो रहा है, वह मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होता है। उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम करना चाहता है, इसी प्रकार से उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। ये संतुष्टि, ये लाभ अधिकतम करने के लिए वो मुद्रा को ही एक माध्यम के रूप में कर पाता है, मुद्रा को एक माध्यम बना पाता है। नवा, धन को तरलता प्रदान करना, धन को सबसे तरल रूप में, मुद्रा के कई रूप हैं, जैसे मकान है, सोना, प्रॉपर्टी, ये सभी अलग अलग रूप हैं। और लिक्विड जो फॉर्म है वो कैश के रूप में आपके पास में मनी है। इसके अलावा अन्य कार्य मुद्रा ही बचतकर्ता और विनियोगकर्ता को आपस में मिला पाता है। अधिकांश बचतें घरेलू होती हैं, घरों के द्वारा होती है, और विनियोग फर्मों के द्वारा किया जाता है, औद्योगिक घरानों, सरकारों द्वारा किया जाता है। मुद्रा के माध्यम से ही बचतकर्ता व विनियोगकर्ता आपस में एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। इस प्रकार आज हमने मुद्रा की परिभाषा, इसके कार्य, इसकी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। आगे हम इसके महत्व वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आपसे आज की स्लाइड के अगर हम देखें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका जवाब दे सकेंगे। 50 शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताइए। ये प्रश्न मेरा आपको आज के लेसन से दिया गया है। आपको इसमें बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कमियां हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कमियां हैं, ये आप इसका उत्तर दीजिए। आगे क्लास हम कर लेंगे। तब के लिए थैंक यू।